स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बैंक का अर्थ का है। कौन सा टॉपिक है? इवोल्यूशन ऑफ बैंक। सबसे पहले जो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि हिस्ट्री ऑफ बैंक क्या थी। हमने स्टूडेंट्स में देखा था कि आप जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है वो क्या है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे जो आपकी इवोल्यूशन ऑफ बैंक है, यानी जो आपका बैंक का अर्थ क्या है, या फिर आपका बैंक बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुआ, किन लोगों का इसमें जो है वो हाथ है, या कि कौन किन लोगों ने इसमें जो कारकर्दगी दिखाई है, या किन किन लोगों से ये बैंक आगे स्टार्ट होता गया। तो हम डिस्कस करेंगे जो बैंक का अर्थ का है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। यानी कहते हैं जो आपका बैंक का अर्थ का है उसको, जो इवोल्यूशन ऑफ बैंक है उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अगर हम थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि हम जो हिस्ट्री, अगर मैं आपको थोड़ी बताती चलूँ कि जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग है वो बेसिकली आपकी कैसे स्टार्ट हुई। लोगों ने सबसे पहले आपके जो मिट्टी के सिक्के के जो सिक्के थे वो यूज़ किए जाते, जिसमें 33.3 जो आपको सालाना उस यानी इंटरेस्ट दिया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि इस इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया, और इस इंटरेस्ट को बढ़ाने के साथ साथ कहते हैं इस इंटरेस्ट को बढ़ा दिया गया, और जब इस इंटरेस्ट को बढ़ाया गया तो फिर कहते हैं कैसे वक्त के साथ साथ आपकी तजारती लेन देन शुरू हुआ। देखिए सबसे पहले हमने आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि रोम में जो है सबसे पहले क्या हुआ कि बैंकारी जो सिस्टम स्टार्ट हुआ उसमें लेन देन कर्ज का उसने लोगों को देना शुरू कर दिए। जिसके बाद कहते हैं कि बैंकिंग का जो इवैल्यूएशन थी, या बैंकिंग का आप ये कह सकते हैं अर्थ का जो आगाज़ था वो इवैल्यूएशन ऑफ बैंकिंग वो कैसे हुई, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए बैंकिंग का सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। जब बेसिकली आपको जो भी क्वेश्चन आता है, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग बताना है वो क्या है, और कि बैंक की डेफिनेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। तो कहते हैं कि बैंकिंग जो इवैल्यूएशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं बैंकारी का जदीद निज़ाम फौरी हासिल तौर पर वजूद में नहीं आया, बल्कि बतरतीज और कुदरती तौर पर इंसान की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र इसका इर्तिकाब है। कहते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो बेसिकली आपका फौरी तौर पर वजूद नहीं आया, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप लोगों से वजूद में आता गया। अब देखिए आपको जो इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम है वो ऐसे वजूद में नहीं आया, बल्कि वो लोगों की काविशों से या लोगों की विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इस पर काम किया है, और वो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया है। कहते बैंकारी का जदीद निज़ाम, द इवैल्यूएशन ऑफ द बैंकिंग, या नो द इन्वेंशन ऑफ द बैंकिंग इज़ नॉट द एक्सीडेंटली। कहते हैं वो एक्सीडेंटली इज़ नॉट क्विकली इन्वेंशन। कहते हैं कोई भी क्विकली इन्वेंशन नहीं है, आपकी कोई एक्सीडेंटली इन्वेंशन नहीं है, बल्कि बदतरतीब जो कुदरती तौर पर इंसान की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र उसके अर्तका हुआ है। बैंकारी की वजूद शक्ल और सूरत में दर्ज झैल लोगों का किरदार बहुत अहम है। कहते हैं कि जो बैंकारी की मौजूदा शक्ल है, यानी जो उसकी अपनी जो शक्ल है, यानी जो उसकी इन्वेंट है, वो कहते हैं उसमें लोगों का किरदार बहुत अहम है। इसलिए इन्हें निज़ाम बैंकारी के बावजूद यानी सेंटर समझा जाता है। देखें जो आपकी बैंक के अर्तका के पहले लोग हैं उन्हें बैंक का सेंटर समझा जाता है, बैंक के अबाउजाद समझा जाता है। यानी वो कहते हैं सेंटर्स वो लोग हैं जो बैंकारी के अबाउजाद हैं, पेशरो हैं, और सेंटर्स उनको समझा जाता है जिन्होंने बैंक का इर्तिका किया, यानी जिन्होंने इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग किया, जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम को आगाज़ किया है। तो वो कहते हैं कि बैंकारी का जो निज़ाम है वो फौरी और हासिल तौर पर आपको पेश नहीं आया है, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुदरती तौर पर इंसान की बढ़ती ज़रूरियात के पेश नज़र उसका अर्तका हुआ है। बैंकारी की जो मौजूदा शक्ल सूरत में दर्ज झैल लोगों का बहुत अहमियत कामिल है, इसलिए इन्हें निज़ाम बैंकारी के जदीद अबाउजात पेशरू समझा जाता है। फिर कहते हैं कि जो बैंक का अर्तका है, यानी जो बैंक आपका स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं जो बैंकिंग आपका सिस्टम है वो बादशाह ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स? बादशाह ने स्टार्ट किया था। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बादशाहों से कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए सबसे कहते हैं कि बादशाह थे, बादशाह जो क्या करते थे वो हम अभी देख लेते हैं। लेकिन अगर हम डायग्राम को देखें, आपने डायग्राम ज़रूर ड्रा करनी है स्टूडेंट। जब भी आपको क्वेश्चन कोई आएगा तो आपने उसको डायग्राम से उसको ड्रा करने की कोशिश करनी। डायग्राम से ये होता है कि जब आप डायग्राम ड्रा करते हैं तो आप जो स्टूडेंट के अंदर जो एग्जामिनर है वो आपकी जब एक प्रॉपरली आपकी जो डायग्राम्स को देखता है उसको देखता है कि इसने पॉइंट्स को देखता है कि स्टूडेंट्स को तो अच्छे तरीके से पता है कि इसकी क्वेश्चनिंग मार्किंग क्या है। यानी वो समटाइम ऐसा होता है कि आपके पॉइंट को देखता है, वो समझ जाता है कि बच्चे ने इतना अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, वो आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। यानी आपका जो पेपर है वो एक दूसरे बच्चों से अलग नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। सुदागर की बात कहते हैं कि सुदागरों की मुंतकिल में कहते हैं कि सुदागरों की मुंतकली हुई, फिर उसके बाद कहते हैं इतबारी रकाजात की इब्तदाई। कहते हैं सुदागर जो थे नंबर 2 पे आते हैं, जिसमें सुदागरों की मुंतकली हुई है, और इतबारी जो आपके रकाजात हैं उसकी इब्तदा हुई है। फिर कहते हैं महाजन आपके जो साहूकार हैं, जो सेठ हैं, उसमें कारोबार में वसत हुई। कारोबार में वसत होने के साथ साथ आपकी कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल है, यानी कारोबार की तरक्की हुई है, याफ्ता शक्ल है।
سنار کہتے ہیں قیمتی اشیاء کی حفاظت کرتے تھے، انہوں نے چیک کی ابتدا بھی کی اور کاروبار میں وسعت جو ہے ان لوگوں کی ان سے بھی ہوئی۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں بادشاہ، کس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں؟ بادشاہ کو، یعنی جو آپ کے رائل کنگ کہہ سکتے ہیں، اس کو کنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ نظام بینکاری کو متعارف کروانے اور اس کی ترقی میں مختلف ادوار کے پیش ہوں، یعنی کنگس کا کردار بہت اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ دا انوینشن آف دا بینکنگ اینڈ دا ایویلیوشن آف دا بینکنگ، دا رول آف دا کنگس از ویری امپورٹنٹ۔ ان بادشاہوں نے تجارتی یا کاروباری لین دین میں قرضوں کے استعمال، ان پر سود سے متعلق قوانین اور قواعد ضابط کیے ہیں۔ کہتے ہیں ان بادشاہوں نے دیز کنگس آر انوینشن فار لین دین، کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ لین دین اور کاروباری جو قرضے ہیں اس کے استعمال اور سود سے متعلق قوانین اور قواعد ضابط وضع کیے ہیں، جس سے قرض اور مقروض دونوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے متعلق قوانین اور قواعد ضابط درج کیے ہیں، جس سے قرض اور مقروض دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں بادشاہوں تجارتی کاروبار لین دین کا آغاز کر کے ان پر سود کے متعلق قوانین وضع کیے ہیں، اس سے قرض اور مقروض دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا کہ قرض اور مقروض دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ آگے پوائنٹ جو بادشاہوں میں تھے نا، ان بادشاہوں میں عراق کا بادشاہ حموربی تھا، ترکی کا بادشاہ کروسس تھا، مصر کا بادشاہ رامز تھا اور انڈس وادی کا بادشاہ اشوک مشہور ہے۔ کہتے ہیں جو بادشاہوں میں جنہوں نے قرضے کا تجارتی کاروبار لین دین اسٹارٹ کیا ان بادشاہوں میں شامل ہیں، کہتے ہیں ان بادشاہوں میں آپ کے شامل ہیں، قرض و مقروض ہونے کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی۔ ان بادشاہوں میں عراق کا بادشاہ حموربی ہے، ترکی کا بادشاہ آپ کا کروسس ہے، مصر کا بادشاہ رامز ہے اور انڈس وادی کا بادشاہ اشوک شامل ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے آپ کے نظام بینکاری کو متعارف کروایا، یعنی آپ کا جو نظام بینکنگ سسٹم ہے انہوں نے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہ تین قسم کے بادشاہ تھے۔ جو پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے قرض و مقروض دونوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، یعنی لوگوں سے تجارتی کاروبار لین دین شروع کیا اور قرضوں کے استعمال پر ان کو سود دینا اسٹارٹ کر دیا۔ آگے بات کرتے ہیں سوداگر کی، کس کی بات کرنے لگے ہیں؟ سوداگر کی۔ تو نمبر 2 پہ جو ہم ڈسکس کریں گے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سوداگروں کی منتقلی ہونی ہے، پھر ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اعتباری رقاجات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، وہ بھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ 12ویں صدی سے 14ویں صدی تک یہودی جو آپ کے سوداگر تھے، یعنی آپ کے جو مرچنٹ تھے، معاشرے کا معزز اور دولتمند طبقات تصور کیا جاتا تھا۔ ان کی اپنے ملک میں جہاں وہ لین دین کرتے تھے بہت عزت تھی۔ کہتے ہیں جو اپنے ملک میں لین دین کرتے تھے ان کی بہت عزت تھی، بہت رسپیکٹ تھی، یعنی وہ کیا کرتے تھے، وہ دولتمند طبقہ تصور کیا جاتا تھا، ان کے اپنے ملک میں بہت زیادہ رسپیکٹ تھی۔ آغاز میں ان کے کاروبار کی زر کے ادار دینے اور تبدیل کرنے تک محدود تھا، یعنی وہ صرف ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہاں پر لوگ کیا کرتے تھے کہ زر کا کاروبار کرتے تھے، ادار لیتے تھے اور اسے تبدیل کرتے تک محدود تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے لوگوں کی امانتیں بھی وصول کرنا شروع کر دی۔ کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کی امانتیں، ان لوگوں سے ڈپازٹ جو ہے وہ لینے وصول کر دیے۔ تو کہتے ہیں کہ آغاز میں جو کچھ اسٹارٹ ہوا ہے سوداگر کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوداگر وہ ہیں جو 12ویں سے 14ویں صدی تک یہودی سوداگر، یعنی جو مرچنٹس ہیں آپ کے، یہ سوداگر جو آپ کے مرچنٹس ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ یہ مرچنٹس معاشرے کا معزز دولتمند طبقہ تصور کیے جاتے تھے، ان کے اپنے ملک جب بہت زیادہ عزت تھی۔ آغاز میں ان کا کاروبار زر کے لین دین سے شروع ہوتا تھا اور تبدیل کرنے تک محدود تھا، بعد میں لوگوں سے امانتیں وصول کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو قرض دینا اسٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سوداگروں کی منتقلی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ سوداگروں کی منتقلی ہوئی۔ کہتے ہیں 14ویں صدی میں اٹلی کے بہت سے سوداگر برطانیہ چلے گئے۔ کہتے ہیں جو 14ویں صدی ہے اس میں بہت سارے جو آپ کے اٹلی کے سوداگر تھے وہ برطانیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے زر کو بطور قرض دینے اور سود حاصل کرنے کا کاروبار شروع کیا۔ کہتے ہیں جو سوداگر تھی ان کی منتقلی کیسے اسٹارٹ ہوئی کہ انہوں نے 14ویں صدی میں اٹلی کے بہت سارے جو سوداگر تھے وہ برطانیہ کی صدی میں گئے تھے، 14ویں صدی میں، اور بہت سارے جو سوداگر تھے وہ اٹلی سے برطانیہ چلے گئے، جہاں انہوں نے زر کو بطور قرض دینے اور سود حاصل کرنے کا کاروبار شروع کیا۔ ان کی مضبوط مالی حیثیت کی وجہ سے بادشاہ بھی ان سے قرض لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی مضبوط یا مالی حیثیت تھی جن کی وجہ سے بادشاہ ان سے قرض لیتے تھے۔ انہی سوداگروں کو جدید بینکاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو 14ویں صدی ہے اس میں اٹلی کے بہت سارے سوداگر برطانیہ چلے جاتے ہیں، پھر انہوں نے بطور قرض لوگوں کو کاروبار دینا شروع کر دیا اور سود دینے کا کاروبار شروع ہوا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی مضبوطی اور مالی حیثیت جو بادشاہ بھی ان سے قرض لیتے کہ جو سوداگر تھے ان کی منتقلی ہوئی، لیکن ان کے پاس اچھی خاصی مالی قسم کی حیثیت تھی اور بادشاہ بھی ان سے قرض لیا کرتے تھے۔ انہی یہودی سوداگروں کو جدید بینکاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے کہ ان کو جدید بینکاری کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں سوداگر کی منتقلی میں یعنی اتنے ورتھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس امپورٹنٹ دولت۔ کہتے ہیں کہ آپ کے جو سوداگر تھے ان کو جدید بینکاری کا بانی تصور کہ بینک ڈرافٹ اور ہنڈی کی ابتدا
इन सौदागरों ने गैर मालिक जो मताजरों की अदायगी के लिए तहरीरी इजाज़तनामे जारी किए थे कि इन सौदागरों ने क्या किया, जो इनके गैर मालिक थे यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ थी उसमें पेमेंट्स के लिए इन्होंने तहरीरी इजाज़तनामे जारी किए, यानी इन्होंने एग्रीमेंट या आपके वो कह सकते हैं कि इन्होंने वो ट्रस्टेबल जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जारी किया, उनको इशू किया और इन मालिक में अपने जाने वालों दोस्तों को हिदायत दी कि वो तहरीरी इजाज़तनामे दिखाने वालों को एक मुकर्रर रकम अदा करेंगे। तो फिर उन्होंने अपने दोस्तों को हिदायत की, इंस्ट्रक्शंस की, अपने दोस्तों फ्रेंड्स हैं उनको कहा कि वो तहरीरी इजाज़तनामे के दिखाने वालों को एक मुकर्रर रकम अदा करें। इसके अलावा उन इजाज़तनामों और पर्चियों ने बैंक ड्राफ्ट मुंडियों दर रकम जायद की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। क्या कहते हैं कि इन इजाज़तनामे ने बैंकों और पर्चियों से बैंक ड्राफ्ट मुंडियों रकम जायद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। बैंक ड्राफ्ट मुंडी की इब्तिदाई से कहते हैं तहरीरी इजाज़तनामे जारी किए और दिखाने वालों को एक मुकर्रर रकम अदा करें, यानी कहते हैं कि जिसके पास इजाज़तनामा होगा वही उसको रकम अदा की जाएगी। यानी तो फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को लिए बैंक ड्राफ्ट मुंडी की इब्तिदा स्टार्ट की, कहते हैं कि जिसके पास ये इजाज़तनामा होगा उसी को मुकर्रर रकम अदा करेंगे। महाजन साहूकार और सेठ यानी जो मनी लैंडर्स थे उसकी हम बात करने लगे हैं। कहते हैं महाजन साहूकार और यानी जो मनी लैंडर्स हैं उससे मुराद वो लोग हैं जो खुद मालदार होते हैं और ज़रूरतमंद अफराद को रकम सूद पर कर्ज देते हैं। कहते हैं इससे मुराद वो लोग हैं स्टूडेंट्स जो आपकी यानी खुद मालदार हैं, कहते हैं कि खुद आपके वो मालदार हैं लेकिन साथ साथ वो क्या करते हैं, ज़रूरतमंद अफराद को कर्ज पर रकम पर सूद कर फराहम करते हैं। इनके इस अमल की वजह से बैंक के तस्वर में बेशफ़त हुई। कहते हैं जो बैंक का लफ्ज़ है, ये जो बैंक का आप कह सकते हैं कि उसका बैंकिंग वर्ड है, उसमें कहते हैं कि पेशरफत हुई, वो इन्वेंशन हुई। मुग़लों के दौर में हुकूमत में महाजनों को सेठ कहा जाता है। कहते हैं जो मुग़लों का दौर है उसमें जो महाजन है उसको सेठ कहा जाता है। तो कहते हैं कि महाजन जो आपके साहूकार आपके लैंडर्स हैं उससे मुराद वो लोग हैं जो खुद मालदार होते थे और ज़रूरतमंद अफराद को कर्ज पर सूद रकम देते थे। लेकिन क्या हुआ, उनके इस अमल की वजह से भी बैंक के तस्वर पेशरफत हुई। मुग़लों के दौर हुकूमत महाजनों को सेठ कारों कहा जाता था, यानी उसके जो सेठ थे उनको कहा जाता है कि ये सेठ कार है, यानी उनको सेठ कारों कहा जाता था। और इसमें कहते हैं कि जो मनी लैंडर्स थे उससे मुराद वो लोग हैं जो खुद मालदार होते थे और ज़रूरतमंद अफराद को उस रकम पर सूद पर कर्ज देते थे। कारोबार में वसत भी इनकी जो दौर में स्टार्टिंग हुई, वो कहते हैं कि आगाज़ में महाजन अपनी निजी ज़राए से कर्ज देते थे, यानी उनके पास जो चीज़ें मौजूद होती थी उससे वो कर्ज देते थे और लोगों से रकम वसूल करते थे। बाद में जब उनका कारोबार वसी हो गया तो इन्होंने रकम कर्ज देने के लिए उधार देना शुरू कर दिया। कहते हैं जब उनका कारोबार वसी होता गया, यानी जब उनका कारोबार एक्सपेंड होता गया तो उन्होंने लोगों से क्या किया, रकम कर्ज देने के लिए उधार भी लेना शुरू कर दिया। उन लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया और फिर कहते हैं जिनको कर्ज दिया जाता था उन पर कम शरह से ज़्यादा शरह से सदा वसूल किया जाता था। कहते हैं जब उन्होंने देखा कि उनका कारोबार एक्सपेंड हो रहा है तो उन्होंने लोगों से रकम कर्ज देने के लिए उधार लेना भी शुरू कर दी और जिनसे कर्ज दिया जाता था उन्हें कम शरह सूद से जो है वो अदा किया जाता था और जिनको कर्ज दिया जाता था उन्हें ज़्यादा शरह से वसूल किया जाता था। कहते हैं कारोबार में बस इस तरह से हुई है कि वो सेठ कार जो अपने रकम कर्ज देने के लिए उधार भी लेना शुरू कर देते, जिनसे कर्ज लिया जाता था उन्हें कम शरह से सूद अदा किया जाता और जिनको कर्ज दिया जाता था उनसे ज़्यादा शरह से सूद अदा किया जाता। अब हम देखते हैं कि जो महाजन के कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल थी वो क्या थी। उसमें कहते हैं कि जदीद ज़माने के बैंकों की दो बुनियादी फ़राइज़ यानी अमानतों की वसूली और कर्ज़ों का इजरा महाजन की कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल है। कहते हैं जो आपका बैंकिंग सिस्टम है वो आपकी जो बैंकिंग सिस्टम की जदीद तरक्की याफ्ता शक्ल है वो कैसे स्टार्ट होती है। कहते हैं कि बैंकों की दो बुनियादी फ़राइज़ यानी वो अमानतों की वसूली करते थे और कर्ज़ों का इजरा महाजन है कि कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल है। कहते हैं जो महाजन है उनके कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल है, यानी वो लोगों से दो बुनियादी फ़राइज़ यानी अमानतें वसूल करते थे और उसके बाद उनके जो है वो कारोबार महाजन के कारोबार की तरक्की याफ्ता शक्ल थी। वो लोगों से अमानतों की वसूली करते थे और कर्ज का अजरा करते थे। सुनार की बात करते हैं, कहते हैं जो गोल्ड स्मिथ है जिसको हम पढ़ने लगे हैं, आपके जो गोल्ड स्मिथ है, पहले हमने डिस्कस किया है आपके लैंडर्स को, उसके बाद हमने मनी लैंडर्स को डिस्कस किंग को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने लैंडर्स को डिस्कस किया है, फिर मनी लैंडर्स को डिस्कस किया। अब हम जिनको डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुनार हैं, यानी जो आपके गोल्ड स्मिथ हैं तो स्टूडेंट हम उसको डिस्कस करेंगे कि इन लोगों ने किस तरह से अपने जो है बैंकिंग सिस्टम को जो है अरूज किया या उसको एक्सपेंड किया या उसमें कारोबारी वसत लेकर आए। तो हम देखेंगे जो गोल्ड स्मिथ है वो कहते हैं पेशे के लिहाज से काबिल एतमाद और ईमानदार समझे जाते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ बैंक के पौधे की नोचमा जिसे यहूदी सौदागरों ने लगाया था बल्कि उस पौधे के फलदार दरख्त बनाने के लिए कुछ इकदाम किए हैं। कहते हैं गोल्ड स्मिथ आप पेशे के लिहाज से काबिल एतमाद और ईमानदार लोग समझे जाते थे। ये वो लोग कहते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ बैंक के पौधे की नोचमा की बल्कि यहूदी सौदागरों ने इसे लगाया था बल्कि इस पौधे को फलदार दरख्त बनाने तक मंदरजा इकदाम किए। कहते हैं कि वो लोग थे सुनार वगैरह या गोल्ड स्मिथ वो लोग थे जिन्होंने काबिल एतमाद और ईमानदार समझे जाते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ बैंक के पौधे की नोशमा की बल्कि यहूदी सौदागरों ने भी लगाया था बल्कि इस पौधे को फलदार दरख्त बनाने तक बहुत सारे इकदाम किए, बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने उठाए हैं और इस पौधे को फलदार बनाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद कहते हैं कीमती अशिया की जो आपकी हिफाजत है
وہ سناروں نے کس طرح کی، کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہوتی تھیں. کیا ہوتا تھا، آپ کے پاس چیزیں موجود ہوتی تھی. جو بینکنگ سسٹم تھا نا، جو بینک میں لوگ کام کرتے تھے، کہتے تھے وہ لوگوں سے قرض، لوگوں کی مانتے وصول کرتے تھے، پھر آگے سے وہ قرض دیتے تھے. آپ کیا کرتے تھے، جو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے، ان کے پاس جب سونا چاندی وغیرہ موجود ہوتا تھا، وہ لوگ جا کر اسے ایک محفوظ جگہ تصور کرتے تھے اور اسے جا کر جمع کروا دیتے تھے. کہتے ہیں اسے محفوظ جگہ تصور کرتے تھے اور اسے پاس جا کر جمع کروا دیتے تھے، اور اسے پودے کی جو نوشرما وہ بھی بڑھتی جاتی تھی. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ سناروں کو قیمتی کے پاس قیمتی جو اشیاء تھیں، جیسے ایک پھلدار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک پودے کے پھلدار بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے. جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک سنار تھے، انہوں نے وہ پیشے کے لحاظ سے بہت قابل اعتماد سمجھے جاتے تھے. لوگ ان کے پاس اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کے طور پر بھی چیزیں بھی رکھواتے تھے. سناروں کے پاس کیا ہوتا تھا کہ قیمتی اشیاء کی حفاظت رکھنے کے لیے بہت انتظامات ہوتے تھے، اس لیے لوگوں نے سونا چاندی اور نقدی وغیرہ سناروں کے پاس جمع کروانا شروع کر دی. کہتے ہیں سناروں کے پاس کیا تھا، سناروں کے پاس سونا چاندی رکھوانے کے پاس جمع کروانا شروع کر دیے. انگلینڈ کے سنار جو رقم لوگوں سے حفاظت کے لیے وصول کرتے تھے، اس کی باقاعدہ رسیدیں جاری کرتے تھے. کہتے ہیں جو انگلینڈ تھے، انگلینڈ کے سنار تھے، یعنی جو انگلینڈ کے گولڈ سمتھ تھے، جو انگلینڈ کے سنار تھے، وہ لوگوں سے رقم وصول کرتے تھے، حفاظت کے طور پر وصول کرتے تھے. پھر اس کے بعد انہیں کیا کرتے تھے، اس کی باقاعدہ رسیدیں جاری کرتے تھے، یعنی اس کی رسیپٹ کو جاری کرتے تھے. کیا کرتے تھے، وہ رسیپٹ کو ایشو کرتے تھے. کہتے تھے وہ رسیپٹ کو ایشو کرتے تھے. 17ویں صدی اسٹارٹنگ ایٹ دا 17th سینچری، رسیدیں جو آپ کی بطور زر استعمال ہونے لگی، یعنی کہ جو آپ کی رسید تھیں ایز اے کیش استعمال ہوئی، کیونکہ لوگ ان رسیدوں پر اعتماد کرتے. بیکاز پیپل ہیز بلیو آن دس رسیپٹ، لوگوں ان رسیدوں پر استعمال کرنا جو ہے وہ استعمال یا اس پہ کہتے ہیں کہ اس پر اعتماد کرنا شروع کر دیتے تھے. پھر آپ کی جو قیمتی اشیاء کی حفاظت کے بعد آپ کی چیک کی ابتدا ہوئی. کس کی ابتدا ہوئی، چیک کی ابتدا ہوئی. یعنی آپ کی جب یعنی قیمتی اشیاء کی حفاظت ہونے لگی، یعنی آپ وہ لوگ اپنا سونا چاندی تک جا کر جمع کرواتے تھے، تو لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے تھے. کیا کرتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ پھر جب لوگوں پر ٹرسٹ شروع ہوا، یعنی رسیدیں بطور زر استعمال ہونا شروع ہو گئی، تو کیونکہ لوگ ان پر رسیدوں پر اعتماد کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا جو چیک ہے وہ اسٹارٹ ہوا. کیا ہوا، آپ کی جو چیک کی انوینشن ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی. جو چیک کی ابتدا ہے، آپ کی انوینشن آف چیک ہے. کہتے ہیں کچھ عرصہ لوگوں نے اپنی جمع شدہ رقوم کے لیے تحریری اجازت نامے جاری کرنا شروع کر دیے. جس کے پاس اجازت نامہ ہوتا تھا وہ سنار سے اپنی رقم وصول کر لیتا. کہتے ہیں کیا ہوا کہ کچھ عرصہ کے لیے لوگوں نے اپنی جمع شدہ جو رقوم تھی، ان کے پاس جو رقم موجود تھی، اس کے لیے تحریری اجازت نامے، یعنی آپ کے پاس جو پرومسری نوٹ ہیں ان کو جاری کرنا شروع کر دیا. جس کے پاس اجازت نامہ ہوتا تھا وہ سنار سے اپنی رقم وصول کر لیتا تھا. موجودہ دور کا چیک انہی اجازت ناموں کی ترقی یافتہ شکل ہے. کہتے ہیں جو اب کا چیک ہے، اب آپ کے پاس جو لوگ چیک یوز کرتے ہیں، جس سے جا کر رقم نکلواتے ہیں اور اسے ڈپازٹ بھی کرواتے ہیں، کہتے ہیں وہ آج کی ترقی یافتہ، جو اس سے پہلے سنار جو اسے یوز کرتے تھے اس کی ترقی یافتہ شکل ہے. یعنی اس سے آپ کا جو چیک ہے وہ سسٹم آغاز ہوا، یعنی اس سے آپ کا چیک آیا. پھر کہتے ہیں کہ اس سے چیک کے تحریری اجازت نامے شروع ہوئے. جس کے پاس ہوتا تھا وہ سنار سے اپنی رقم وصول کر لیتا تھا. موجودہ جو کہتے ہیں آج کا جو چیک ہے، انہیں اجازت ناموں کی ترقی یافتہ شکل ہے. کاروبار میں وسعت، کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سناروں نے یہ محسوس کیا کہ بہت کم افراد ایک ہی وقت پہ رقم نکلواتے ہیں. وقت جیسے جیسے ود دا پیسج آف ٹائم دا گولڈ اسمتھ ہیز فیل دیٹ مینی پیپلز کین ناٹ ڈرا دا منی ایز ایٹ ون ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں وہ ایسے رقم نہیں نکلواتے، ایک وقت میں رقم نکلواتے ہیں. یعنی اس میں کیا کہ وہ اپنے ایک وقت پر جا کر رقم نکلواتے ہیں. وہ ہر روز یا اپنے وقت، یعنی جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، دا نیڈ آف دا ٹائم دا پیپل ہیز ڈرا دا منی فرام دا بینک. اس طرح سونے چاندی اور زر کی کافی مقدار ان کے پاس پڑی رہتی ہے. اب اس میں کہتے ہیں تو سناروں نے فالتو رقم ضرورت مند لوگوں کو قرض دینے پر شروع کر دی. اس طرح ایک طرف چیک اور دوسرے زر اعتبار کی تحقیق کا کام شروع ہوا. کہتے ہیں کیا ہوا کہ سونے چاندی اور زر کی کافی مقدار ان کے پاس موجود رہتی تھی، تو پھر سناروں نے فالتو رقم کیا کرنا کہ جو نیڈی پیپل تھے ان کو دینا شروع کر دی. دا پیپل، اس میں کہتے ہیں کہ دا گولڈ اسمتھ ہیز لاٹ آف منی، اس میں کہتے ہیں اسپیئر منی ہے، ہیز اسپیئر منی. اس میں کہتے ہیں فار دس کنڈیشن دا بینکنگ ہیز دا گولڈ اسمتھ پرووائڈ دا منی ٹو دا نیڈی پیپل. اور دوسرے زر اعتبار کے تحقیق کا کام بھی شروع کر دیا. جدید بینک کا وجود کیسے اسٹارٹ ہوا. کہتے ہیں سناروں کا قرض دینے کا جو کاروبار تھا وہ فروغ پا گیا، تو انہوں نے عام لوگوں کو بھی ان کی جمع شدہ رقوم پر سود کی پیشکش کی. کہتے ہیں جب سنار تھے جو گولڈ اسمتھ تھے، ان کا قرض دینے کا کاروبار شروع ہوا، تو انہوں نے عام لوگوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ اپنی رقم جمع کروائیں. ان کو قرض پر سود دینے کی رقم، یعنی قرض پر سود دینا ان کو اسٹارٹ کر دیا. سود کے لالچ میں لوگوں نے اپنے پاس جمع شدہ رقم جمع شروع کر دی. سود بیسیکلی کیا ہے کہ آپ رقم جمع کرواتے ہیں تو اس رقم پر آپ کو اس سے زیادہ انٹرسٹ ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ رقم دینا شروع کر دی. اس طرح قرض لینے اور دینے کا یہ سلسلہ آپ کا اسٹارٹ ہو گیا، جو آج کے جدید بینک کی بنیاد ہے، جس سے ہم ایک مضبوط اور مستحکم مالی بنیاد کے طور پر جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ کیا ہوا، سناروں نے اپنا قرض دینے کا کاروبار اسٹارٹ کر دیا.
कहते हैं जब फ़रोग़ पा गया तो लोगों ने लोगों की जरा शुदा अमानतों पर सूद की पेशकश की। सूद के लालच में लोगों ने अपने पास जो अमानतें थी वो जमा डिपॉजिट करवाना शुरू कर दी। इस तरह कर्ज देने का सिलसिला जो है वो आपका स्टार्टिंग होता रहा, ख़त्म ना हुआ। जो आजकल के जदीद बैंक की बुनियाद है, जिसे हम एक मजबूत माली मुस्तकिल इदारे के तौर पर जानते हैं, वो कहते हैं कि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो लोगों ने उस पर रकम जमा करवाना शुरू कर दी। कहते एक मजबूत माली इस्तेकाम के तौर पर जानते थे, यानी लोगों से रकम सूद के लालच में लोगों ने क्या शुरू किया, अपनी जो अमानतें थी उसके पास जमा रखवाना शुरू कर दी। इस तरह फिर क्या हुआ कि जो कर्ज लेने और देने का सिलसिला था वो बाकायदा कारोबार की शक्ल तैयार कर दी, यानी जो कारोबार की एक शक्ल है वो उसे उसकी शक्ल तैयार करना से शुरू कर दी, जो आजकल के जदीद बैंकिंग की बुनियाद है। कहते हैं कि इस तरह से आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो डेवलप हुआ, यानी लोगों ने कर्ज देना शुरू कर दी। लोगों ने सूद के लालच में आकर क्या किया कि अपनी रकमें जमा करवाना शुरू कर दी। उससे क्या हुआ कि कर्ज लेने जो जिनके पास अपने सूद रखवाना यानी अपने अमानतें रखवाना शुरू की, उससे ये हुआ कि उन्होंने कर्ज देना शुरू कर दिया और इस पर आपकी जो सूद का सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया, यानी सूद के लेना का बाकायदा जो शक्ल है वो तैयार कर चुका, जो आज के जदीद बैंक की बुनियाद है, जिससे हम आज के मजबूत और मुस्तकिल माली इदारे के तौर पर जाएंगे। हम स्टूडेंट इसको डिस्कस करने के बाद मैं आज आपको वो भी बताऊँगी कि जो बैंकिंग की डेफिनेशन है जो आपने लिखनी है, यानी जो बैंक की तारीफ आपको आ सकती है आपने उसको एक्सप्लेन करना है, यानी उसको बताना है। हम वो भी डिस्कस करते हैं कि जो बैंकिंग की बहुत ही तारीफ़ें हैं, हम उसको वो डिस्कस करेंगे कि जो बैंक की तारीफ़ है बेसिकली वो कहाँ से ड्राइव हुई है, ये वो क्या है, ये बैंकिंग डेफिनेशन क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि सबसे पहले उसने बैंक की कोई ऐसी तारीफ़ जो बयान की है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं बैंक की जो तारीफ़ है, डेफिनेशन ऑफ बैंक, वो बयान करें। कहते हैं बैंक की कोई ऐसी तारीफ़ बयान करना जो हर लिहाज से जामे आसान हो, क्योंकि अब तक जितने माहिरीन हैं उन्होंने जो बैंक की तारीफ़ें बयान की हैं, यानी जो बैंक की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया, उनमें से हर एक अलग नुक्ता बयान करती है। लिहाजा कुछ माहिरीन की तारीफ़ें दर्ज ज़ैल कहते हैं कि बैंकिंग की जो डेफिनेशन है वो हर लिहाज से जामे और आसान नहीं है, क्योंकि अब तक जो बहुत माहिरीन ने बैंक की जो तारीफ़ें बयान की हैं विकास में, कहते हैं कि उन्होंने जो डेफिनेशन बताई हैं उनमें से हर एक अलग नुक्ता बयान करती है। लिहाजा कुछ माहिरीन की तारीफ़ें हैं जो दर्ज ज़ैल हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी डेफिनेशन है। तो वो सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर H.L. हार्ट ने क्या कहा है स्टूडेंट्स। H.L. हार्ट कहते हैं बैंक वो शख्स या इदारा है जो हिसाब जारी में वसूल की गई अमानतों के खिलाफ चेक अदा करता है। कहते हैं बैंक वो शख्स या इदारा है, बैंकिंग इज़ द पर्सन आर इंस्टीट्यूशन इन विच डिस्क्राइब द क्लियरिंग द रिसीट्स एंड प्रोवाइड द चेकिंग फॉर डिपॉजिट। डॉक्टर H. हैलट कहते हैं बैंक वो शख्स या इदारा है जो हिसाब जारी करता है और अमानतों के खिलाफ चेक की अपील करता है। सर जॉन पैजेंट कहते हैं बैंकार वो शख्स है जो हिसाब जारी रखता है, ग्राहकों के चेक की अदायगी करता है, अपने ग्राहकों के चेकों की वसूली दूसरे बैंकों से करता है। कहते हैं बैंक वो शख्स है जो हिसाब जारी करता है। कहते हैं क्लियरिंग द हाउस, ठीक है, हिसाब जारी रखता है, ग्राहकों के चेक की अदायगी करता है। इसमें कहते हैं कि जो प्रोवाइड द डिपॉजिटिंग द, या इसमें कहते हैं प्रोवाइड द क्लियरिंग अमाउंट टू द पर्सन, उसमें अपने ग्राहकों के चेकों की वसूली दूसरे बैंकों से भी करता है। कहते हैं जिसके चेक की वसूली है वो दूसरे बैंकों से भी करता है। इंग्लिश फाइनेंस एक्ट 1915 जो है वो क्या कहते हैं आपने बेसिकली इसमें जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन है वो कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और आपने जब कभी लिखना है साथ में तो आपने लिखना है बैंकिंग अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक ये डेफिनेशन है जो एक्सप्लेन स्टूडेंट यहाँ पर की गई है। आपने इस डेफिनेशन को याद रखना है और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। तो कहते हैं कि बैंक इंग्लिश फाइनेंस एक्ट कहता है कि बैंक ऐसा मालियाती इदारा या कॉरपोरेशन है जो बैंकारी का बाज़ाब्ता कारोबार करता है। प्रोफेसर क्राउथर कहते हैं बैंक अपने और दूसरों के कर्ज के कारोबार करता है, वो लोगों से अमानतों की वसूली करता है और ज़रूरतमंद को कर्ज देता है। कहते हैं बैंक अपने और दूसरों के कर्ज का कारोबार करता है। कहते हैं जो बैंकिंग सिस्टम है वो अपने से दूसरों के कर्ज का कारोबार करता है, वो लोगों से उनकी अमानतें वसूल करता है और आगे ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज देता है। कहते हैं बैंकिंग इज़ द सिस्टम इन विच जो है वो क्या करता है कि विच द डिपॉजिटेड फ्रॉम द पीपल एंड लैंडिंग टू द मनी टू द अदर। मतलब बैंक एक इदारा है जो लोगों से कर्ज लेता है और आगे वसूल करता है, यानी आगे लोगों को कर्ज देता है, यानी उनसे मानते वसूल करता है और उनको कर्ज देता है। बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस, बैंक हर वो शख्स या इदारा एक कंपनी है जो सरमायाकारी करने या कर्ज देने की गर्ज से उन लोगों की रकम वसूल करता है जो चेक ड्राफ्ट या किसी और तरीके से वाजिब औलाद होती है। तो कहते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या है, वो आपका वो शख्स है, वो इदारा है जो कर्ज सरमाया करने या कर्ज देने की गर्ज
से लोगों से उनकी रकम वसूल करता है। ये कहते हैं कर्ज देने की गर्ज से या उनसे जो है वो सरमाया कारी की गर्ज से उनसे लोगों से रकम वसूल करता है। जो चेक ड्राफ्ट या किसी और तरीके से आप वाजिब ला देते हैं कि नहीं, जो वो चेक से भी उसको वापसी कर सकता है, उसके ड्राफ्ट के जरिए भी उसकी वापसी कर सकते हैं। तो कहते हैं बैंकिंग कंपनीज आर्डिनेंस यही है जो लोगों से सरमायाकारी करने से, कर्ज देने की गर्ज से लोगों से उनकी मानते वसूल करता है। और जो चेक ड्राफ्ट या किसी और तरीके से वाजिबात होती हैं। केनले क्या कहते हैं? कहते हैं केनले कहता है कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो रकम बतौर अमानत वसूल करता है और उसे आगे बतौर कर्ज देता है। कहते हैं केनले है। केनले कहता है कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो लोगों से रकम अमानतें वसूल करता है और उसके बाद लोगों को आगे कर्ज देता है। तो कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम है वो एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इदारा है जो बतौर अमानत वसूल करता है और आगे बतौर कर्ज देता है। यानी केनले अपने डेफिनेशन में वो कहते हैं कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें वो लोगों से अमानतें वसूल करता है और उसके बाद वो आगे बतौर कर्ज देता है। उसके बाद हम आगे डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। रेनॉल्ड्स क्या कहता है? रेनॉल्ड्स कहते हैं बैंक ज़र की तरीक़ा कारखाना है। बैंक इज़ द क्रिएशन ऑफ फैक्ट्री। कहते हैं कि जो बैंक है वो ज़र की तरीक़ा कारखाना है जहाँ पर बैंक की ज़र की तहलीक की जाती है। प्रोफेसर गिलबर्ट कहते हैं एक बैंकार सरमाए का यह ज़्यादा तौर पर बेहतर तौर पर ज़र का लेन देन करता है। ये कर्ज़ इदारों और मकरूज़ के दरमियान राब्ते या कर्ज़ फराहम देने का काम करता है। एक फरीक से कर्ज़ लेकर दूसरे को जारी करते कहते हैं बैंकिंग सिस्टम में प्रोफेसर जो गिलबर्ट है वो कहता है कि एक बैंकार सरमाए का ये ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़र का लेन देन करता है। ये कर्ज़ इदारों और मकरूज़ों के दरमियान राब्ते या फरीक का काम करता है। ये एक फरीक से कर्ज़ लेकर दूसरे को कर्ज देता है। कहते हैं प्रोफेसर गिलबर्ट ये कहते हैं ये एक बैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप ज़र का बेहतरीन तौर पर कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं। ये कर्ज़ इदारों मकरूज़ों के दरमियान राब्ते के फ़र्क का काम करता है जिसके ज़रिए आप फरीक से कर्ज़ लेकर दूसरे कर्ज़ को आप प्रोवाइड करते हैं। बैंक की जो जामे तरीक़ कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन वो डिस्कस द कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ बैंक कि वो कौन कौन सी हैं। तो बैंक एक ऐसा इदारा है जो ज़र एतबार का कारोबार करता है। ये इदारा आवाम की बचत की रकम को अपने पास बतौर अमानत जमा कर रखता है और फिर जमा शुदा रकम से ज़रूरतमंद लोगों को पैदावारी और गैर पैदावारी कर्ज़े जारी करता है। ये कम शरह सूद पर अमानतें वसूल करता है और ज़्यादा शरह पर सूद देकर मुनाफा कमाता है। तो कहते हैं बैंक की जो कम्प्रीहेंसिव जो जामे डेफिनेशन है वो कहते हैं कि बैंक एक ऐसा इदारा है जो ज़र एतबार का कारोबार करता है। ये लोगों से उनके अवाम की बचत की रकम वसूल करता है और फिर जमा शुदा रकूम से जो कर्ज़ जारी करता है, लोगों को कर्ज़े जारी करता है, लोगों को पैदावारी और गैर पैदावारी कर्ज़े जारी करता है। ये कम शरह सूद पर अमानतें वसूल करता है और ज़्यादा शरह सूद से लोगों को जो है वो आगे से कर्ज़े देना शुरू कर देता है। अदर्स डेफिनेशंस कहते हैं जो दीगर डेफिनेशंस हैं उसकी जो एक्सप्लेनेशन है हम वो देखते हैं। वो कहते हैं बैंकारी ज़र एतबार में लेन देन करने का कारोबार है। कहते हैं बैंकिंग सिस्टम इस बैंकारी में ज़र एतबार लेन देन करने का कारोबार है। बैंक माली शोबादारी स्टोर कहलाते हैं। कहते हैं बैंक इज़ द स्टोर ऑफ द फाइनेंस। ये कहते हैं बैंक जो है वो आपकी माली शोबादारी स्टोर कहलाते हैं। बैंक दूसरे लोगों की रकम इस्तेमाल में लाकर कारोबार करता है। बैंकिंग कहते हैं बैंकिंग इज़ इंस्टीट्यूशन इन विच यूज इसमें कहते हैं यूज़ द मनी फ्रॉम एंड द पर्सन। कहते हैं बैंक ये दूसरे लोगों की रकम है उसको वसूल लाकर इस्तेमाल करता है। बैंक की खसूसियात क्या हैं अब हम देखते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक कि उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी करैक्टरिस्टिक्स हैं या उसके जो फीचर्स हैं वो भी उन्होंने थोड़े बहुत बताए हुए हैं। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि वो बैंक के कौन कौन से हैं। कहते हैं एक बैंक में मदद झैल खसूसियात होती हैं। क्या होता है? कुछ खसूसियात होती हैं। नंबर 1 कहते हैं बैंक अमानतों की वसूली करता है जो अंदुल तलब वाजिबात होती हैं। वसूलशुदा अमानतों को आगे कर्ज देता है। ये मुती मनसूबों में सरमायाकारी करता है। अपने ग्राहकों के चेकों और बिलों की अदायगी और वसूली करता है। देखिए बैंक अमानतों की वसूली करता है जो उस पर वाजिबात होती हैं। वसूलशुदा अमानतों को आगे कर्ज देता है। ये मुती मनसूबों में सरमाया करता है। ये जो खसूसियात हैं ये आपने ज़रूर ऐड करनी है जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। इसकी सरमायाकारी का हमेशा मरकज़ हमेशा बैंकारी कारोबार होता है। इस इदारे के तौर पर लफ्ज़ बैंक या बैंकार का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं इस इदारे के तौर पर ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ बैंक या बैंकिंग का इस्तेमाल किया कहते हैं। लफ्ज़ आप बैंक का इस्तेमाल करते हैं या आप बैंकर का वर्ड इस्तेमाल करते थे। कहते हैं लफ्ज़ बैंक और बैंकर का वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी तमाम किस्म की जो खसूसियात हैं उसको हमने डिस्कस किया है कि आपकी 5 खसूसियात हैं। इसमें कहते हैं अपने ग्राहकों के चेक और बिलों की अदायगी वसूलिया करता है। इसकी सरगर्मी का हमेशा मरकज़ बैंकारी कारोबार होता है। इस इदारे के तौर पर ज़ाहिर करने के लफ्ज़ बैंक या बैंकर इस्तेमाल किया जाता है।
تو اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا کہ جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کی جو ایویلیویشن آف بینکنگ ہے وہ کیسے اسٹارٹ ہوئی ہے. تو ہم اپنے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا. تو آج کے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ جو بینکنگ سسٹم ہے، یعنی جو بینک کا ارتقاء ہے وہ کیا ہے. تو ابھی تمہیں دیکھا کہ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے بادشاہ، سوداگر، مہاجن اور سنار سے اسٹارٹ ہوا. بادشاہوں نے کیا کیا کہ لوگوں سے امانتیں جو ہیں وہ قرضے کے طور پر لینا وصول کر دیں اور آگے لوگوں کو قرض دینا اسٹارٹ کر دیں. لوگوں سے امانتیں لینا وصول کی، لوگوں سے امانتیں وصول کرتا ہے اور ان کو آگے سے قرض جاری کرتا ہے، جس سے قرض اور مقروض دونوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے قرض لیتا ہے اور آگے مانتے اور وصول اپنی مانتے اور قرض دے کر ان کے آگے سے قرض جاری کرتا ہے، اس کے لیے آسانی. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے سوداگر کو، تو کہتے ہیں 12 سے 14ویں صدی کے سوداگر تھے، انہوں نے وہ دولت مند تک تصور کیے جاتے تھے، ان لوگوں سے وہ کاروبار کرتے. پھر ہم نے سوداگروں کی منتقلی کو دیکھا، پھر بینک ٹراٹ اور ہنڈی کی ابتدا کو دیکھا، مہاجن ساہوکار اسٹیٹ کو دیکھا، کاروبار ہم نے وسط کو ڈسکس کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے صنعت کو دیکھا کہ وہ گولڈ اسمتھ تھے، وہ زیادہ اعتبار والے سمجھ جاتے تھے. پھر ہم نے چیک کی ابتدا کو دیکھا، کاروبار میں وسط کو دیکھا، جدید بینکنگ کا وجود دیکھا، اس میں ڈفرینٹ ڈیفینیشنز آف بینکنگ کو دیکھا اور آپ نے جو ڈیفینیشن کرنی ہے وہ کرنی ہے بینکنگ کمپنی آرڈیننس کے تحت. اسٹوڈنٹ آج کا ہی ہمارا ٹاپک تھا اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.